Hello students, in this video we will discuss the principle of superposition. एक्चुअली यहाँ पे क्या डिस्कस किया जाता है, एक्चुअली इसमें हम लोग देखेंगे और फोर्स को डिटरमाइन करेंगे if two charges are kept separated by a small distance. Not only two charges, if multiple charges are also kept there and the total force acting on a particular charged particle, that is how it is determined through this or using this principle of superposition. तो हेडिंग्स लिख लेते हैं. प्रिंसिपल of superposition and actually it gives us idea about the total force acting on a charged particle. तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या आता है. It states that the total force acting on an isolated point charge due to a large number of charges around it is equal to the vector sum of all the forces at that point. एक्चुअली देखो, जब भी हम लोगों ने कॉलम्स लॉ स्टडी किया था तब क्या देखा था, जैसे कि देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 and if R is the separation between them, then the force exerted by one charge on the other or force exerted between them is equals to what? This is F1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो मान लो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव सेम नेचर का है या दोनों निगेटिव का है, तो क्या हो जाएगा, दिस चार्ज विल गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज. Similarly, this charge also will repel this charge. So, actually what happens? The magnitude of a force acting on this charge due to this charge is equals to the force exerted on this charge due to this charge. इसलिए तो हम लोगों ने जब कॉलम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन देखा था तब ऐसा लिखा था F12 is equals to F21 और यहाँ पे F12 21 actually what happens? They are इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर डायरेक्टेड ऑपोजिट. जैसे कि मान लो ये कौन सा फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 मतलब क्या है, चार्ज जो पहला वाला है इसके ऊपर एक्ट कर रहा है एंड दिस 2 डिनोट्स द चार्ज बिकॉज ऑफ व्हिच दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज Q1. मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये Q चार्ज Q1 के ऊपर कितना फोर्स दे रहा है, दिस इज F12. और यहाँ पे F21 मतलब क्या है, दिस इज the force exerted on charge Q2 due to charge Q1. ठीक है, तो यहाँ पे magnitude of both these force acting on each other is equal. तो not only two charges, if we consider there are three different charges, इसको erase कर लेते हैं. अभी मान लेते हैं यहाँ पे three charges are there, okay? Q1, Q2, Q3. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि ये नेचर ऑफ चार्जेस इज सेम फॉर ऑल दिस थ्री. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज. पहले तो ये Q1 क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. ओके, और ये Q2 चार्ज ये भी चार्ज Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. तो व्हाट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q3. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन दिस टू, ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे. जैसे कि इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 बाई कुछ मान लेते हैं यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस
और क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन दिस टू दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q2 Q3 बाई आर स्क्वायर। तो ये रहा टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q3। ठीक इसी तरह, और ये जो है टोटल फोर्स किसी एक चार्ज के ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो निकालने के तरीका को हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन अभी करना है। For that, first we will consider, let Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn be the charges placed in एयर और वैक्यूम। और तो मान लेते हैं द वेरियस चार्जेस आर लाइक दिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और यहाँ पे वेरियस चार्जेस। ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस इतना ही ले लिया हमने। नाम ऐसा रख दिया Q1 Q2, यहाँ पे Q3 Qn ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा सब कुछ तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, n अप टू n नंबर। तो दिस आर द चार्जेस एंड दे आर corresponding position vectors are R1, मतलब Q1 के लिए R1 पोजिशन वेक्टर, Q2 के लिए R2 पोजिशन वेक्टर, Q3 के लिए R3 पोजिशन वेक्टर, सिमिलरली गोज ऑन एंड Rn वेक्टर फॉर nth चार्ज के लिए रेस्पेक्टिवली। अभी क्या करना है, किस चार्ज के ऊपर, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn। तो जिस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा उसको कहाँ पे, उसको तो हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। लेट्स कंसीडर दिस चार्जेस, एक्चुअली इसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। लेट Q0 बी द टेस्ट चार्ज, मतलब जिस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स डिटरमाइन करना है चार्ज, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर बी R0 वेक्टर। ओके, तो सबका अभी पोजीशन वेक्टर्स भी ड्रॉ करना है। सो दिस इज फॉर चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर इज R1, फॉर चार्ज Q2 दिस इज पोजीशन वेक्टर R2, फॉर दिस Q3 दिस इज पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर, फॉर Qn पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर। और ये सभी आउटवर्ड ओरिजिन से निकल रहा है, ऐसा डायरेक्शन देना है। और फिर टेस्ट चार्ज के लिए चार्ज Q0, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी R0 हो गया। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 वी गेट, पहले क्या करना है, Q0 के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू दिस चार्ज Q1। दिस इज डिनोटेड बाय F01 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1, और इसका जो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है पोजीशन वेक्टर, तो एक्चुअली ये फोर्स डायरेक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा ये हो जाएगा R0 माइनस R1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिवाइडेड बाय R0 माइनस R1 वेक्टर मॉड Q। ओके, फिर फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2, अगेन फोर्स ऑन Q0 due to
चार्ज Q2, उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा F02 विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 Q2 और यहाँ पे R0 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R0 माइनस R2 mod Q। ठीक है, तो ऐसा करके तो n नंबर तक तो हम लोग नहीं जा सकते। सिमिलरली विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ड्यू टू चार्ज nth चार्ज। Similarly, force on Q0 due to charge Qn क्या हो जाएगा? This is F0n equals to 1/4πε0 Q0 Qn R0 minus Rn vector divided by R0 minus Rn vector mod Q. Okay, therefore the total force on charge Q0 due to all other charges क्या हो जाएगा? F टोटल इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हर एक इक्वेशन में 1/4πε0 कॉमन है, साथ ही साथ Q0 भी कॉमन है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज Q0/4πε0 और अंदर क्या रह जाएगा? दिस Q1 Q2 एक्सेट्रा, तो Q1 R0 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R0 माइनस R1 mod Q plus Q2 R0 minus R2 divided by R0 minus R2 mod Q plus डॉट डॉट nth टर्म के लिए लिख लेते हैं Qn R0 minus Rn divided by R0 minus Rn cubic mod। तो ये रहा हमारा अल्टीमेटली एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0। ओके, तो इसको एक समेशन फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा Q0/4πε0 समेशन i इक्वल्स टू 1 to n और Qi R0 माइनस Ri डिवाइडेड बाई R0 माइनस Ri, सभी का वेक्टर साइन है Q है, सो F टोटल वेक्टर। सो दिस इज द ultimate expression for superposition principle. That means this expression gives us the vector sum of all the forces acting on charge Q0. Okay. अभी हम बात करेंगे अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे तो हमें पता है कि चार्ज का क्वांटाइजेशन है, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जितना चार्ज है इससे छोटा चार्ज हमें नहीं मिल सकता। पर जब कोई हम लोग सरफेस या बड़ा कोई सरफेस या ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है,
बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो वहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग चार्ज को एक एक करके डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो उस हिसाब से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। जैसे कि मान लो अभी हमारे पास एक सरफेस है जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे इसको सरफेस भी कंसीडर नहीं कर सकते, तो उसका डेंसिटी, चार्ज का डेंसिटी कैसे निकाला जाए। तो हम लोग इसे बोलते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन which is denoted by lambda, ठीक है। और if we consider if Q is the total charge uniformly distributed on the object and L be the length। जैसे कि इसे हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज ए वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन टू सेंस तो कुछ होता नहीं, फिर भी अगर इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, डायमीटर बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेंथ को ही कंसिडर करते हैं, इसका डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग चार्जेस का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं दिस लैम्डा इज इक्वल टू आर क्यू बाई एल, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। दूसरा टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका है Q टोटल चार्ज, और सिंस इट इज अ सरफेस, तो ऐसा सिचुएशन है जैसे कि दिस इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और इसका टोटल चार्ज इक्वल्स टू Q और टोटल एरिया इक्वल्स टू S ले लेते हैं। इन दैट केस S इक्वल्स टू टोटल एरिया, तो क्या हो जाएगा चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। दिस सिग्मा इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया एंड इट्स यूनिट इक्वल्स टू कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज, सॉरी यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, दिस इज एक्चुअली डेंसिटी, ओके, डेंसिटी। थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज नोटेड बाय रो, और यहीं पे सिचुएशन है ऐसा है कि इफ वी कंसिडर ए क्यूबॉइड, ओके, इसमें टोटल चार्ज कितना है Q और टोटल वॉल्यूम क्या है, दिस इज B, ठीक है। तो Q टोटल चार्ज, V टोटल वॉल्यूम, देन रो इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई V, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर। सो दिस आर द 3 चार्ज डेंसिटीज, ऐसे हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं। तो ये सब चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो होगा दूसरा कुछ डेरिवेशंस निकालते वक्त हम लोग ये सब आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे। ये तीनों बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि हम लोग इसे यूज़ करने वाले हैं।